कहानी शुरू होती है आयरलैंड के एक गांव से। हमें डैनी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर को रिनोवेट कर रही है। डैनी का पति टैड एक साइकेट्रिस्ट है जो यहाँ हॉस्पिटल में काम करता है। ये बहुत ही पुराना घर था और ऐसी जगह पर था जहाँ पर नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से डैनी अकेले ही इस घर को ठीक करने में लगी थी। फिर उसे घर में एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ मोबाइल सिग्नल्स आ रहे थे, इसलिए वो अपने पति टैड को कॉल करके उससे कुछ देर बातें कर लेती है। उसने दरवाजे के पास ही अपना टेंट लगाया हुआ था और वहीं सो जाती है। उसी रात एक नकली आंख वाला आदमी दरवाजा ठकठकाता है। उस आदमी का नाम ओली था और वो पहले टैड का पेशेंट रह चुका था। ओली की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ओली डैनी से कहता है, तुम दरवाजा खोलो, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हारे घर में कोई घुसा हुआ है। डैनी उस आदमी से डर रही थी। उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया था क्योंकि अजनबी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। पर ओली नाम का वो आदमी बहुत प्यार से बात कर रहा था और उसके एक्सप्रेशन से भी यही लग रहा था कि जैसे उसे सच में डैनी की परवाह थी। वो डैनी से कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो पुलिस को कॉल करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। उसकी बातें सुनने के बाद डैनी दरवाजे की तरफ बढ़ती है और यहाँ सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं किसी ने ओली की बुरी तरह हत्या कर दी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी रात डैनी भी मारी गई थी। किसी ने बुरी तरह उसका कत्ल कर दिया था। अब हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है। टेड यानी डैनी का पति एक एंटीक शॉप में जाता है। ये एंटीक शॉप असल में डैनी की जुड़वा बहन डार्सी का है। डार्सी जन्म से ही अंधी थी लेकिन उसके पास साइकिक पावर भी थी। अपनी बहन की मौत पर डार्सी बहुत दुखी थी। टेड अक्सर उससे मिलने आया करता था, हालांकि उसे डार्सी की अजीब बातों पर भरोसा नहीं था। डार्सी दावा करती थी कि वो उन चीजों को महसूस कर सकती है जिन चीजों से इंसान का कोई रिश्ता हो। इस समय उसके हाथ में एक बेल थी। उसका कहना था कि ये एक लड़के की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। वो कहती है कि इस बेल से मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। टेड असल में उसे कुछ देने आया था। डार्सी ने टेड से ओली की कोई खास चीज मांगी थी। दरअसल डार्सी ये पता लगाना चाहती थी कि ओली ने क्या सोचकर उसकी बहन की हत्या की है। टेड उसका रुमाल डार्सी के हवाले कर देता है। बातों ही बातों में डार्सी को ये भी मालूम होता है कि टेड अब किसी और लड़की को डेट कर रहा है, हालांकि उसकी बहन को गुजरे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। डार्सी को बुरा लगता है मगर वो इस बात को जाहिर नहीं करती। टेड कहता है कि उस लड़की का नाम याना है और वो उसके हॉस्पिटल में ही काम करती है। पहले हम सिर्फ दोस्त थे मगर अब मुझे किसी की जरूरत है, ये बताकर टेड वहाँ से चला जाता है। शाम को डार्सी ओली का रुमाल लेकर अपने घर लौटती है। वो उस रुमाल को टेबल पर रख देती है और अपने ग्लव्स उतार कर उस रुमाल को टच करती है। उसे कुछ महसूस होता है। वो कुछ चीज देखती है और घबरा जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वो अपने स्टोर रूम में जाती है जहां हमें एक लकड़ी का बड़ा संदूक दिखाया जाता है। डार्सी उस संदूक के सामने बैठ जाती है। इस कमरे में बहुत से अजीब से सामान पड़े थे। फिर हमें टेड को दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह वो हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा था। वहाँ याना उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है। ये कैमरा असल में डैनी का था जो याना को मिला था। कैमरे पर टाइम लैप्स का ऑप्शन सेट था जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक तस्वीरें क्लिक करता था। कल रात उसने कुछ तस्वीरें ली थी और उस तस्वीर में डैनी की परछाई भी थी, हालांकि डैनी को मरे काफी समय हो गया था। टेड रात को ड्यूटी करता है जिसकी वजह से याना को घर में अकेले रहना पड़ता है। ये वही घर है जहां डैनी की मौत हुई थी, इसीलिए याना अकेले रहने घबराया करती थी। टेड कहता है तुम्हें कुछ दिन ही एडजस्ट करना होगा, लेकिन याना कहती है नहीं, जब तक तुम्हारी शिफ्ट नहीं बदलती मैं अपने अपार्टमेंट में रह लूंगी। टेड इस पर मान जाता है। इससे पहले कि टेड अपने काम के लिए निकलता, याना उसे बताती है कि कल रात डार्सी ने एक अजीब सा तोहफा भेजा है और ये तोहफा वही लकड़ी का संदूक था। और ये जानकर वो और भी हैरान हो जाते हैं कि डार्सी उनके घर के बाहर ही खड़ी है। ये लोग उसे अंदर ले आते हैं। डार्सी को किसी ने इनवाइट नहीं किया था, फिर भी वो यहाँ 2 दिनों के लिए रहने आ गई थी। याना को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन टेड मना नहीं करता। लकड़ी के उस संदूक में एक तोहफा था, लकड़ी से बना हुआ एक
अजीब सा पुतला जिसे डार्सी ने टेड को दिया था। टेड याना से कहता है जैसे ही डार्सी यहाँ से चली जाएगी वो इस संदूक को और इस लकड़ी के पुतले को यहाँ से हटा देगा, बस तब तक के लिए बर्दाश्त कर लो। और टेड ये कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद याना भी निकलने वाली थी, लेकिन उसकी गाड़ी की चाबियां खो जाती है। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चाबियां कहीं भी नहीं मिलती। डार्सी वहां आराम से बैठी थी, मानो जैसे ये उसी का प्लान हो। चाबी ना मिलने पर डार्सी याना से पूछती है, क्या तुम अब नहीं जाने वाली हो? मजबूरन याना को रुकना पड़ता है। उस संदूक में जो लकड़ी का पुतला था, अब वो डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठा था। याना पूछती है, क्या तुमने इसे निकाला है? तो डार्सी जवाब में कहती है, नहीं। शाम को याना डार्सी के लिए कुछ खाना लाती है और दोनों के बीच में कुछ बातें होती है। याना डार्सी से उसके काम के बारे में पूछती है। डार्सी जो बताती है उससे याना को भरोसा तो नहीं होता और मन ही मन में वो डार्सी का मजाक बना रही होती है कि डार्सी किसी विच की तरह जादू टोने पर यकीन करती है। इस पर डार्सी एक सवाल पूछती है, अगर कोई अजनबी तुम्हें दरवाजा खोलने को कहे तो क्या तुम दरवाजा खोलोगी? याना जवाब में कहती है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ये सुनकर डार्सी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, मेरी बहन बेवकूफ नहीं थी, उसने दरवाजा नहीं खोला था। असल में उसे ओली ने मारा ही नहीं, ये काम किसी और का है। ये सुनकर याना हैरानी से पूछती है, अगर ओली जैसे पागल ने उसको नहीं मारा है तो भला किसने मारा होगा? तो डार्सी जवाब देती है कि उसे इवान ने मारा है। इवान असल में एक नर्स था जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहाँ पर टेड डॉक्टर है और ओली वहाँ एक पेशेंट था। ये सुनने के बाद याना को बहुत अजीब लगता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, उस रात का जब डैनी के दरवाजे पर ओली आया था। यहाँ पता चलता है कि डैनी ने कभी दरवाजा खोला ही नहीं था। ओली तो मदद के लिए आया था, मगर डैनी पर एक मास्क पहने हुए आदमी ने हमला किया था जिसने उसका बुरी तरह मर्डर कर दिया था। सोने से पहले याना अपने पति टेड को बताती है कि उसकी गाड़ी की चाबियां खोने की वजह से वो उसके अपार्टमेंट में नहीं गई और साथ ही ये भी बताती है कि डार्सी बहुत अजीब बातें करती है और शायद डार्सी ने ही उन चाबियों को चुराया होगा। फिर याना बताती है कि डार्सी का ये दावा है कि उसकी बहन डैनी को ओली ने नहीं मारा बल्कि इवान ने मारा है। टेड याना को शांत करता है और कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे, बस दरवाजा बंद करके सो जाए। पर याना को नींद नहीं आती। वो अपने कमरे से बाहर आती है और नीचे देखती है, डार्सी सोफा पर सो गई है। याना चुपके से लकड़ी की बनी डॉल के पास जाकर उसे देखने लगती है। उस डॉल के सर में 5 छेद होते हैं। याना उसे देखने लगती है। एक छेद में उसे डार्सी और याना की तस्वीर मिलती है, दूसरे में एक दांत और तीसरे में उसे खून मिलता है। याना चौथे छेद में देखने वाली थी, पर तभी डार्सी जाग जाती है और उसे गुस्से में कहती है, सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख दो। याना डर जाती है और सब कुछ अपनी जगह पर वापस रख देती है। डार्सी पूरी रात उसी पुतले के सामने बिताती है, मगर याना को डर लग रहा था। वो डैनी के कैमरे में उसकी रिकॉर्ड की हुई फुटेज देखने लगती है। फुटेज में उसे एक भयानक चेहरा नजर आता है और इसके बाद कमरे में उसे डैनी का भूत भी नजर आता है। याना बहुत डर जाती है। उसे गाड़ी की चाबियां मिल जाती है और वो वहां से फौरन निकल जाती है। हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है कि इवान और डॉक्टर टेड के बीच में दोस्ती है। घर आने के बाद इवान देखता है कि याना वहां पर नहीं है। वो ऊपर के कमरे में जाता है जहां डार्सी मायूस बैठी हुई थी। टेड याना के बारे में पूछता है तो डार्सी जवाब देती है कि याना यहाँ से भाग गई है। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारा सच उसके सामने ला सकूं, लेकिन मेरी बहन ने उसे डरा दिया। डार्सी कहती है कि वो तुम ही थे जिसने मेरी बहन का मर्डर करवाया है। तुम्हें याना से प्यार हो गया था, तुम्हें बस मेरी बहन की जायदाद चाहिए थी जो उसने पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी। मैं यही समझती रही कि किसी पागल इंसान ने उसे मारा था, इसीलिए मैंने ओली से बदला लिया, मगर वो तो सच में मेरी बहन को बचाना चाहता था। मुझे पता है तुम मुझे मारने के लिए किसी को जरूर भेजोगे, लेकिन अच्छा यही होगा तुम उस कातिल इवान को यहाँ भेजो। इस पर टेड कहता है, तुम ऐसा सोच
सोच भी कैसे सकती हो? ये सब तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? अगर तुम्हें मुझ पर शक है, तुम डिटेक्टिव से बात कर सकते हो जो डैनी के केस पर काम कर रहा था। टेड अपना फोन भी वहाँ रख देता है और कहता है कि मैं उसे सारी बातें बताता हूँ ताकि वो तुम्हें फोन करके सारी बातें बता सके। जैसे ही फोन बजे तुम्हें उसे उठाना होगा। टेड ये कहकर चला जाता है, मगर डार्सी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ टेड और इवान एक साथ मिलकर डैनी की मौत का प्लान बना रहे थे। इवान एक सनकी इंसान था, उसे लोगों को तकलीफ देने में मजा आता था और टेड को बस पैसों से मतलब था। टेड के कहने पर ही इवान ने डैनी का कत्ल किया था। अब यहाँ रिवील होता है कि ओली भले ही एक पागल था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। उसने टेड और इवान की बातें सुन ली थी, इस वजह से वो उस रात डैनी को बचाने गया था, मगर डैनी ने उस पर भरोसा नहीं किया और इसी वजह से वो मारी गई थी। जाते जाते टेड ने फ्लोर से एक टाइल निकाल लिया था ताकि जैसे ही डार्सी फोन उठाने के लिए आगे बढ़े वो नीचे गिर के मर जाए। और ऐसा ही होता है। हॉस्पिटल जाने के बाद टेड इवान को ये काम सौंपता है कि वो अब डैनी की बहन डार्सी का भी कत्ल कर दे। इवान खुशी से इस काम के लिए तैयार हो जाता है। टेड ने पहले ही अपने फोन पर कॉल मिला दिया था। जैसे ही डार्सी फोन उठाने के लिए आगे बढ़ती है वो नीचे गिर जाती है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से डार्सी की जल्द ही मौत हो जाती है। इवान वहां आता है तो उसकी नजर पहले उस लकड़ी के पुतले पर पड़ती है और उसके बाद डार्सी पर, जो बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मगर यहाँ एक नया ट्विस्ट सामने आता है। डार्सी को अपनी मौत का पहले से ही पता था। उसके सेक्रीफाइस से एक रिचुअल पूरी हो जाती है और लकड़ी का पुतला अचानक से जिंदा हो जाता है और वो इवान पर हमला कर देता है। जब इवान की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर बंधा हुआ होता है। एड उसके सामने खड़ा होता है। एड ने डार्सी की मौत का इल्जाम इवान के सर पर डाल दिया था। इवान गिड़गिड़ाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, बस मुझे छोड़ दे। मगर टेड कहता है शक मुझ पर ही आएगा कि मैंने तुम जैसे पागल को पहचाने बगैर कैसे छोड़ दिया, और भला तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा कि लकड़ी का एक पुतला जिंदा हो गया और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। टेड एक मतलबी इंसान था जिसे लोगों का इस्तेमाल करने बहुत अच्छे से आता था। अब डार्सी की भी मौत हो चुकी है, मगर उसने अपने दुश्मन को सजा दी। वो इवान को मार भी सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उसने इवान को कैद में रखवा दिया। इवान जब नर्स था तो उसने बहुत से मरीजों के साथ ज्यादती की थी। अंत में एक मरीज अपना बदला लेने के लिए इवान की उंगलियां काट लेता है। टेड अपने घर आता है। फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि याना ने भी टेड को छोड़ दिया है। डार्सी अपना बदला लेने में कामयाब हो जाती है, टेड की जिंदगी बर्बाद करके। वो उस बेल को उठाता है जिसके बारे में डार्सी ने एक कहानी सुनाई थी कि उस बेल को बजाने पर उस लड़के की आत्मा बाहर आ जाती है जिसकी वो बेल है और बेल बजाने वाले को मार देती है। वो उसे बजाता है मगर कुछ नहीं होता। इससे वो समझ जाता है कि सुपर नेचुरल जैसा कुछ नहीं होता। आखिर में हमें वो लड़के की आत्मा टेड के पास दिखाई जाती है जिसकी वो बेल है, यानी कि टेड भी अब नहीं बचेगा। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।